आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के एक न्यू एनएफओ के बारे में जिसका नाम है HDFC डिविडेंड यील्ड फंड। तो डिविडेंड का नाम सुनकर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैं उन डिविडेंड फंड्स के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करता है उनको रेगुलरली बेसिस पर मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड एज ए डिविडेंड के रूप में कुछ कंपनी का प्रॉफिट दिया जाता है। बट मैं उस फंड्स की बात नहीं कर रहा। जब भी ऐसे काम होता है कि हमें रेगुलरली बेसिस पर डिविडेंड मिलता है मंथली या क्वार्टरली, वो डिविडेंड ऑप्शन होता है। यानी कि किसी भी स्कीम में दो ऑप्शन होते हैं जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, ग्रोथ और डिविडेंड। तो इन्वेस्ट करते टाइम इन्वेस्टर को चूज करना होता है। अगर वो डिविडेंड ऑप्शन है जो चूज करता है तो जो डिविडेंड होता है कंपनी का जो प्रॉफिट होता है थोड़ा बहुत जितना भी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स होते हैं, तो उतना प्रॉफिट जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और जो ग्रोथ फंड्स होते हैं उसमें किसी भी टाइप का डिविडेंड है जो इन्वेस्टर को नहीं दिया जाता। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ओनली ग्रोथ पर ही होती है और किसी भी टाइप का डिविडेंड इस ऑप्शन में जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनको नहीं दिया जाता। बट मैं आज बात कर रहा हूँ HDFC डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में। चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि डिविडेंड यील्ड फंड्स क्या होते हैं। देखिए, ये जो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कंपनीज हाईली ग्रोथ हुई होती है और हाई इनकम जनरेट करती हैं और जिनका पास्ट रिकॉर्ड होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट रिकॉर्ड होता है कि जिन्होंने अच्छी डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो ये जो फंड्स होते हैं उस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से अच्छा डिविडेंड आने की उम्मीद होती है। तो आपको पता होगा जब भी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो कंपनी अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो है एज ए डिविडेंड इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि एक शेयर अगर किसी के पास है तो उसको इतने रुपए जो है डिविडेंड मिलेगा या फिर परसेंटेज में डिविडेंड का अनाउंसमेंट की जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं वो भी इसी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कंपनीज डिविडेंड हाईली डिविडेंड पे करती है। यानी कि देखिए, मान लेते हैं कोई लार्ज कैप कंपनी है जिसके पास हाईली ग्रोथ हो गई है ऑलरेडी, कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें वो पैसा लगाए हैं कंपनी की ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी की ग्रोथ हो गई होती है। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, वो जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके शेयर होल्डर्स में। तो ठीक उसी प्रकार ये फंड्स होते हैं, डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं, इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं HDFC डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में, तो डिविडेंड यील्ड फंड्स में भी दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल्स होते हैं, ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शंस। तो जो इन्वेस्टर्स डिविडेंड लेना चाहते हैं रेगुलरली बेसिस पर, तो वो इन्वेस्टर जो है डिविडेंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स ग्रोथ चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर कि आने वाले टाइम में उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो ग्रोथ ऑप्शन जो है चूज करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे HDFC डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में। चलिए आज बात करेंगे HDFC डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को है जो इस फंड के लिए अप्लाई करना चाहिए। और बात करेंगे जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है निफ्टी 50 के डिविडेंड इंडेक्स की, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली इस एनएफओ में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं ले आया हूँ आपको स्क्रीन पर और मैं लेके आया हूँ अपने ब्लॉग पर, जहाँ की हम फर्स्टली अपडेट कर देते हैं कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ होती है, कोई भी म्यूचुअल फंड एनएफओ से रिलेटेड न्यूज़ होती है तो हम यूट्यूब पर वीडियो अपडेट करने से पहले अपने ब्लॉग पर अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपने हमारा ब्लॉग अभी तक विजिट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्टली जाके जो है हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगर हम कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ या कोई भी एनएफओ के बारे में अपडेट करें तो आपके पास वो पहुंच जाए। तो चलिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं HDFC डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में। एन ओपन एंडेड फंड दैट एम्स टू इन्वेस्ट डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज। तो एक ओपन एंडेड स्कीम है ये, और जिस स्कीम का एम है एक डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में जो कि डिविडेंड पे करते हैं कंपनीज, हाईली डिविडेंड पे करते हैं कंपनीज, उन टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना इस फंड का एम है। विद ए प्रेफरेंस ऑन कंपनीज दैट हैव कंसिस्टेंट रिकॉर्ड track record of paying dividends and companies have dividend yield higher than Nifty 50 index। और जिन कंपनीज का एक कंसिस्टेंट यानी कि एक अच्छा रिकॉर्ड है, पास्ट अच्छा रिकॉर्ड है हायर डिविडेंड पे करने का, और जो कंपनीज हैं
डिविडेंड हाई पे करती हैं बेटर देन निफ्टी 50 इंडेक्स में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उससे ज़्यादा जो डिविडेंड कंपनीज पे करती हैं उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न्स जनरेट करना इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। तो एनएफओ को ओपन होगा जो 27 नवंबर को, यानी कि आज से एनएफओ ओपन होगा। इशू ओपन होगा, तो जो भी इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस फंड में वो आज से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 11 दिसंबर को जो एनएफओ क्लोज हो जाएगा। तो 11 दिसंबर तक जो इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क है जो स्कीम में मॉडरेटली हाई रहेगा। फंड मैनेजर विल लुक टू बिल्ड ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज प्रेजेंट अक्रॉस सेक्टर्स एंड मार्केट कैप। तो फंड मैनेजर है जो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे अक्रॉस सेक्टर, यानी कि हर एक सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जो है फंड की इन्वेस्टमेंट रह सकती है। और किसी भी मार्केट कैप यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनी की किसी भी स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट रह सकती है इस फंड की। उस टाइप का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। बट फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिविडेंड जो पे करती हैं, हाईली डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, उन स्टॉक्स में, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। एम विल बी टू इन्वेस्ट इन कंपनीज। तो उस टाइप की कंपनीज में जो है फंड मैनेजर जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जाने अगर स्कीम का, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन by predominantly investing in a well-diversified portfolio of equity and accredited instruments of dividend yielding companies। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो कैपिटल एप्रिशिएट करना है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक ऐसे पोर्टफोलियो, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बनाकर जो कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज हैं उन टाइप की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिशिएट करना और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना और कैपिटल एप्रिशिएट करना इस फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिन टाइप की कंपनीज में जो है फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी। यानी कि जैसे कि स्टेबल बिजनेस मॉडल्स, जिन कंपनीज का स्टेबल बिजनेस एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है जो स्टेबल है, और स्टेबल कैश फ्लो, जिन कंपनीज का कैश फ्लो जो होता रहता है वो स्टेबल होता है, यानी कि कम नहीं होता, और मतलब कि एक लिमिट में जो है एक अच्छा कैश फ्लो होता रहता है कंपनीज में, उन टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना होगी, पोर्टफोलियो होगा। जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज है, आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं। प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो विच विल लीड टू इंक्रीज इन डिविडेंड्स। तो प्रॉफिट्स जिन कंपनीज में रहता है कि प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो विच विल लीड टू इंक्रीज इन डिविडेंड्स। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर एक्सपेक्टेशन रहती है कि जिनका प्रॉफिट है जो ग्रो होगी आने वाले टाइम में, हर एक ईयर में, जो कि डिविडेंड के चांसेस होते हैं उनको और ज़्यादा करते हैं। यानी कि जो कंपनीज का प्रॉफिट्स ग्रोथ करने पर होता है, यानी कि किसी फंड मैनेजर को लगता है कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आने वाले टाइम में ग्रो ही होता रहेगा। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनीज के पास हाईली इनकम होती है और जिनके पास, कंपनी के पास कोई काम नहीं रहता कि कंपनी में कहाँ पर पैसा लगाया जाए, तो वो जो है इन्वेस्टर्स को या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड के एज ए जो डिविडेंड के रूप में थोड़ा प्रॉफिट जो है डिवाइड कर देती है। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहेगी इस फंड की। अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेक्टर्स, तो हर एक सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जो है फंड की पोर्टफोलियो रह सकता है। कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू डू ए बायबैक सच एज IT MNCs। तो जो कंपनीज में एक्सपेक्टेशन रहती है कि बायबैक कर सकती हैं। अब मान लेते हैं किसी कंपनी के पास कैश काफ़ी है, प्रॉफिट उसके हर क्वार्टरली अच्छे आ रहे हैं, हर ईयरली अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, यहाँ तो वो डिविडेंड दे देती है इन्वेस्टर्स को, या फिर कंपनी है जो शेयर्स होते हैं वो खुद एक्वायर करने लग जाती हैं जो इन्वेस्टर्स के होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है तो कंपनी जो है जब बायबैक करती है तो एक प्राइस जो है मार्केट प्राइस से हाईली प्राइस पर जो है बायबैक लाती है, तो वहाँ से जो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि किसी स्टॉक का प्राइस 125 से 130 चल रहा है और जब कोई कंपनी बायबैक लाएगी 135 से 140 की प्राइस पर जो है बायबैक की डेट में जो प्राइस है अनाउंस किया जाता है। तो उसमें जैसे कंपनीज आ जाती हैं IT मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो हैं इस कंपनी एक्सपेक्टेड में आ जाती हैं इस कंपनीज में।
तो जो कंपनी बायबैक में एक्सपेक्टेशन रहती है कि जिस कंपनीज की ग्रोथ अच्छी होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है बायबैक करेंगे, अपने शेयर्स को एक्वायराइजेशन करने की कोशिश करेगी, तो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रह सकती है इस फंड्स की। तो चलिए जानते हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये एक अच्छा समय है कि डिविडेंड यील्डिंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। लो इंटरेस्ट रेट्स मेक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स अट्रैक्टिव्स। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो डिविडेंड जो है वो कम होगा, डिविडेंड का प्राइस जो है कम होगा, और जब जो है इंटरेस्ट रेट लो होंगे तो जो डिविडेंड यील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसी कारण जैसे कि पता है आपको, हर एक बैंक ने जो है एफडीज के रेट इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, सेविंग रेट इंटरेस्ट कम कर दिए हैं। तो लो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है मार्केट में बैंक्स में, उसने अट्रैक्टिव बना दिया है डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं जो उनको अट्रैक्टिव बना दिया है, अट्रैक्टिव बना दिया है। ड्यू टू चेंजेस इन टैक्सेशन मैनी कंपनीज आर ऑप्टिंग फॉर बाय बैक। तो जैसे कि टैक्सेस में छूट की गई है या चेंजेस किए गए हैं, तो उसके लिए जो काफ़ी कंपनीज हैं जो बाय बैक करने के लिए सोच रहे हैं, जो कि विच कैन बी ए गुड वे टू रिवार्ड शेयर होल्डर्स टू इम्प्रूव द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनीज। तो जो कि एक साबित होगा, एक गुड रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स को प्राप्त होगा। यानी कि मान लेते हैं इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कोई कंपनी जो है, मान लेते हैं फंड में पोर्टफोलियो में कंपनी है और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने 1 लाख जो शेयर्स को बाय बैक करना है एक हाई प्राइस पर। तो जब फंड है जो बाय बैक के लिए अप्लाई करेगा एक हाई अच्छे प्राइस पर, ड्यू टू जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उससे कुछ अच्छे प्राइस पर जो है अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से जो प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली जो फंड की एनएवी होगी, जो डिविडेंड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन्वेस्टर्स होंगे जो उनमें। तो इसलिए जो टैक्सेशन में चेंजेस किए गए हैं उसके लिए भी ये जो एक अच्छा जो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट जो है देकर जाएगा। तो इसलिए जो हम इस फंड को जो है अच्छा मान रहे हैं इस टाइम के लिए, तो ये कारण है। बढ़ते हैं अपनी बात की ओर फर्दर। ओवर द लास्ट 13 ईयर्स निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 TRI हैज आउट परफॉर्म्ड निफ्टी 50 TRI बाय ए CAGR ऑफ 1.87%। तो अगर हम पिछले 13 साल की बात करें, जो निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 के टोटल रिटर्न इंडेक्स को। अगर हम CAGR कंपाउंडेड एनुअल एवरेज ग्रोथ रिटर्न्स की बात करें, जो कि 1.87% की रिटर्न रही हैं डिविडेंड निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स की, विद आउट परफॉर्म्स ओवर द लॉन्ग टर्म कपल्ड विद रीजंस मेंशन्ड अबव। तो आउट परफॉर्मेंस का कारण रहा है जो लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 के इंडेक्स को, जो कारण हमने आपको ऊपर बताए हैं। द केस बिकम्स इवन स्ट्रोंगर इन इन्वेस्ट इन दिस फंड। तो फंड मैनेजर है जो फंड को मैनेज किया जाएगा, मिस्टर गोपाल अग्रवाल जी की तरफ से इस फंड को मैनेज किया जाएगा। बेंचमार्क रहेगा जो स्कीम का निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज फंड तो जो स्कीम का बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है इस फंड का बेंचमार्क रहेगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 से 7 साल तक के लिए मिनिमम, या फिर हम 4 से 7 साल तक के लिए बात करें, अगर आप कोई भी इन्वेस्टर मिनिमम 4 to 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको फंड के बारे में सारी नॉलेज दे दी है, तो आप खुद से जान सकते हैं कि आपको फंड के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना, फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करना। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। और अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करूँगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।